आप सभी देशवासियों को मेरे और मेरे टीम के तरफ से दिवाली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं आप जहां भी रहें अपने परिवार के साथ खुशहाल रहें। दोस्तों, जो पारिवारिक रिश्ते होते हैं, कुछ रिश्ते तो गलतफहमियों की वजह से टूट जाता है, तो वहीं पे मैक्सिमम रिश्ते शक की वजह से ख़त्म हो जाता है। क्योंकि शक एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज इस दुनिया के बड़ा से बड़ा डॉक्टर भी नहीं कर सकता है। और कोई भी व्यक्ति अगर एक बार इस शक के घेरे में आ जाए तो फिर वो इतनी आसानी से बाहर भी नहीं निकल पाता है, जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां भी हमेशा के लिए तबाह हो जाती है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, बल्कि उसके बाद कई लोग सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर की। लखनऊ का एक थाना पड़ता है आशियाना। बात कर रहा हूँ मैं 16 जून की सुबह सुबह। दरअसल इसी आशियाना थाने में खबर दी जाती है कि चौक तिराहे के जंगल में एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा है। पुलिस को जब सूचना मिलती है, पुलिस फ़ौरन अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है। और पुलिस जब डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उस व्यक्ति की हत्या करने के बाद उसके डेड बॉडी को जलाने की भी कोशिश किया गया था, जिसकी वजह से उसके चेहरे का भी पहचान कर पाना लगभग नामुमकिन था। हालांकि डेड बॉडी को देख करके ये साफ अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि मरने वाले व्यक्ति की उम्र लगभग 22 से 24 साल के आसपास थी। पुलिस घटनास्थल की बड़ी बारीकी तरीके से मुआयना करती है, पर बावजूद इसके पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं मिलता है। हालांकि वहाँ पे जितने लोग मौजूद होते हैं, पुलिस उनसे भी पूछताछ करती है, पर कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी का शिनाख्त भी नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस केस की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। लेकिन इस केस में पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अब ये हो जाता है कि जब तक मरने वाले व्यक्ति का शिनाख्त नहीं हो जाता, पुलिस इस केस में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती थी। हालांकि पुलिस अपनी तमाम तरह की कोशिश तो करती है। इस कोशिश में लगभग 1 सप्ताह का समय भी गुजर जाता है, पर बावजूद इसके ना तो पुलिस के हाथ कुछ मिलता है और ना ही कोई व्यक्ति थाने में जाता है। पर जैसे ही 1 सप्ताह का समय गुजरता है, आखिरकार 22 जून को सुबह के करीब 10 बजे के आसपास एक व्यक्ति इसी आशियाना थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा नाम राजा राम है और मैं सीतापुर ज़िले का रहने वाला हूं। दरअसल राजा राम पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा एक बेटा है जिसका नाम है इंदरपाल। इंदर जिसकी उम्र है लगभग 22 साल के आसपास। दरअसल राजा राम पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा बेटा जो आशियाना के एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और आशियाना के ही एक किराए के कमरे में रहता था, लेकिन पिछले 1 सप्ताह से ना तो उसके नंबर पे फ़ोन लग रहा है और ना ही उसने ही मुझे कॉल किया है। इसीलिए मैं ढूंढते हुए जब उसके कमरे पे पहुंचा तो देखा उसका सारा सामान वहां पे है तो, लेकिन जब मैंने पड़ोसियों से अपने बेटे के बारे में पूछताछ किया, किसी ने मुझे कुछ बताया भी नहीं। इसीलिए मैं थाने में आया हूँ। प्लीज़ आप कैसे भी करके मेरे बेटे को ढूंढ दीजिए। राजा राम जब ये सारी बातें पुलिस को बताता है, पुलिस राजा राम को लेकर के मोर्चरी में जाती है और जो 1 सप्ताह पहले पुलिस को जंगल से डेड बॉडी बरामद हुआ था, उस डेड बॉडी को राजा राम को दिखाती है। हालांकि राजा राम जब उस डेड बॉडी को देखता है तो देखने के बाद शिनाख्त ही नहीं करता है, बल्कि रोते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब, ये कोई और नहीं बल्कि मेरा ही बेटा इंदर है। आखिरकार 1 सप्ताह के बाद इंदर की शिनाख्त हो जाती है। डेड बॉडी की जब शिनाख्त हो जाती है, पुलिस सबसे पहले राजा राम से ही सवाल करती है कि क्या आपको किसी पे शक है कि तुम्हारे बेटे इंदर की हत्या कौन कर सकता है। इस पर राजा राम पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब, मेरा बेटा पिछले 3 सालों से आशियाना के इस कमरे में रहकर नौकरी करता था, पर उसका किसके साथ में दुश्मनी था और किसके साथ में दोस्ती, इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। राजा राम जब पुलिस को कोई जवाब नहीं दे पाता है, आखिरकार पुलिस अब राजा राम से इंदर का मोबाइल नंबर ले लेती है और इसी मोबाइल के ज़रिए अपराधियों तक पहुंचने के लिए पुलिस सबसे पहले इंदर के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है।
पुलिस जब कॉल डिटेल्स को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर था जिस पे इंदर पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इंदर ने उसी नंबर पे आखिरी बार 15 जून को शाम के वक्त बात भी किया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी लड़की के नाम पर रजिस्टर्ड था, जिसका नाम है रूबी कुमारी। रूबी जिसकी उम्र है लगभग 22 साल, जो असियाना में ही रहती है। पुलिस को जब रूबी का डिटेल्स मिल जाता है, आखिरकार अगले दिन 23 जून को पुलिस अपनी टीम के साथ रूबी के घर पे जाती है और वहाँ से रूबी को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब रूबी को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आती है, सबसे पहले रूबी से इंदर की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। इस पर रूबी भी पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब, इंदर मेरी कंपनी में नौकरी नहीं करता था, बल्कि मेरी उसके साथ दोस्ती भी थी, इसीलिए मैं उससे बातचीत करती थी। लेकिन पुलिस जब रूबी से एक पर एक कई तरह का सवाल करती है और रूबी पुलिस के सवालों का जब जवाब देती है, न जाने क्यों पुलिस को रूबी के ऊपर शक चला जाता है। इसीलिए पुलिस अब मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स रूबी के सामने रखते हुए अब उसे सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस जब अपना सख्ती दिखाना शुरू करती है, आखिरकार रूबी भी मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन रूबी जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई भी इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल रूबी, जो मूल रूप से गांव देहात की रहने वाली है, करीब 2 साल पहले रूबी की जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद एक नौकरी की तलाश में लखनऊ शहर में आ जाती है। दरअसल रूबी लखनऊ शहर में सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि लखनऊ शहर में उसके चाचा सुरेंद्र सिंह रहते हैं। रूबी अपने चाचा सुरेंद्र के ही पास आती है और फिर एक नौकरी ढूंढना शुरू कर देती है और आखिरकार उसकी थोड़ी सी कोशिश करने के बाद असियाना के एक प्राइवेट कंपनी में उसे एक नौकरी मिल जाती है। रूबी, जो देखने में ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं है, सांवली रंग की है, लेकिन रूबी के अंदर एक खासियत होती है कि वो जब भी किसी से मिलती है इस तरीके से बातचीत करती है जैसे वो उस व्यक्ति को पिछले कई सालों से जानती हो। रूबी को जब अपनी नौकरी मिल जाती है, ठीक ठाक पैसा कमाने लगती है और बेहतर तरीके से समय भी गुजरने लगता है। लेकिन एक दिन रूबी जब सुबह सुबह अपने ऑफिस के लिए निकलती है और जब बस स्टैंड पे पहुंचती है, तभी वहां पे एक 4 व्हीलर आकर के रुक जाती है और उसमें से बैठा हुआ व्यक्ति रूबी को लिफ्ट देने की बात कहता है। वो व्यक्ति जब लिफ्ट देने की बात कहता है, रूबी भी आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचती है और जाकर उसके गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी जब वहाँ से चलना शुरू होता है, आखिरकार गाड़ी के अंदर दोनों बैठकर एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। तभी वो व्यक्ति अपने बारे में बताता है, जिसका नाम है आनंद पाल। आनंद जिसकी उम्र है लगभग 30 साल, जो असियाना के ही एक दूसरे प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। लेकिन पहली मुलाकात में रूबी आनंद से इस प्रकार से बातचीत करती है कि आनंद भी उसे इम्प्रेस हो जाता है और पहली मुलाकात में ही दोनों के बीच में दोस्ती नहीं होती है, बल्कि बातचीत करने के बाद अपना अपना मोबाइल नंबर भी एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं और फिर फ़ोन पे भी बातचीत करने लगते हैं। दरअसल उसके बाद से अब आनंद हर रोज़ रूबी को लेकर उसके कंपनी में छोड़ने के लिए जाता ही नहीं है, बल्कि कंपनी से भी लेकर उसके घर पे भी लेकर आता है। आनंद जब रूबी को लेकर उसके घर पे जाता है, इस वजह से आनंद की पहचान अब रूबी के चाचा सुरेंद्र से भी हो जाती है। जब कुछ महीनों का समय गुजरता है और बार बार जब दोनों की मुलाकात होती है, आखिरकार बातचीत करते करते आनंद और रूबी के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करते, बल्कि जब भी मौका मिलता है मुलाकात भी कर लेते हैं। पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, इधर रूबी जिस कंपनी में काम करती है, उसी कंपनी में काम करने वाला है इंदर पाल। इंदर जिसकी उम्र है लगभग 22 साल के आसपास, जो रूबी से उम्र में केवल 2 साल ही बड़ा होता है। एक ही कंपनी में काम करने की वजह से रूबी और इंदर के बीच में भी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती इतनी काफ़ी गहरी हो जाती है कि उसके बाद से अब कभी कभार रूबी आनंद का इंतज़ार नहीं करती है, बल्कि इंदर के साथ ही अपने घर भी चली जाती है। दोनों फ़ोन पे भी बातचीत करने लगते हैं। लेकिन बार बार रूबी जब इंदर के साथ अपने घर पे जाने लगती है, इधर आनंद के कुछ दोस्त जब रूबी को किसी दूसरे लड़के के साथ में जाते हुए देखते हैं, एक दिन इसकी शिकायत आनंद से कर देते हैं। दरअसल आनंद के दोस्त उसे ताना मारते हुए कहते हैं कि तुम्हारी प्रेमिका किसी और के साथ घूम रही है, क्या तुम उसे खुश नहीं रख पा रहे हो। हालांकि दोस्त जब इस तरह की बातें कहते हैं, आनंद अपने दोस्तों की बातों को सीरियस तरीके से नहीं लेता है। लेकिन आनंद को भी ये एहसास होने लगता है कि रूबी उससे दूर होने लगी है। हालांकि एक दिन जब सच्चाई पता करने की कोशिश करता है और जब
रूबी के कंपनी के बाहर पहुंचता है तो शाम के वक्त देखता है कि रूबी इंदर के साथ ही एक चाट के ठेले पे खड़ी होकर बातचीत ही नहीं कर रही थी बल्कि कुछ खा भी रही थी। आनंद जब वहाँ पे दोनों को पहली बार देखता है वहाँ पे तो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद रूबी के नंबर पे फ़ोन करके जब उससे मिलने के लिए बुलाता है फिर उससे अपनी सारी शिकायत करता है। दरअसल आनंद रूबी को समझाते हुए कहता है कि तुम इंदर से थोड़ी दूर ही रहो, क्योंकि मुझे तुम्हारा उसके साथ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हालांकि इस तरह की शिकायत जब रूबी से करता है, रूबी भी उसे समझाती है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। दरअसल मैं और इंदर सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। लेकिन आनंद रूबी की बात मानने के लिए तैयार नहीं होता है। कहता है ठीक है, दोस्ती तुम्हारी ठीक है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ ना घूमो, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हालांकि रूबी और भी कुछ उसे जवाब देना चाहती थी, लेकिन रूबी को अब ये पूरा यकीन हो जाता है कि बात अगर आगे बढ़ेगी तो बात बिगड़ भी सकती है। इसीलिए रूबी आनंद की बात मान लेती है, लेकिन इंदर से ना तो बातचीत करना कम करती है और ना ही उसके साथ घर पे भी आना छोड़ती है। जब कुछ दिन का समय गुजरता है, इधर आनंद को जब पूरा यकीन हो जाता है कि रूबी उसकी बात नहीं मानने वाली है, आखिरकार आनंद एक दिन रूबी के घर पे जाता है और उसके चाचा सुरेंद्र से शिकायत ही नहीं करता है बल्कि सारी बात भी बता देता है। इधर सुरेंद्र को जब अपनी भतीजी की करतूतों के बारे में मालूम चलता है, उसे इतना काफ़ी बुरा लगता है कि रूबी जब शाम के वक्त अपने घर पे पहुंचती है, अपनी भतीजी को फटकार ही नहीं लगाता है बल्कि उसे सख्त हिदायत दे देता है कि अब तुम्हें नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से रूबी अपनी कंपनी जा नहीं पाती है और अपने घर में ही रहने लगती है। थोड़ी सी सोच विचार करने के बाद रूबी को यह एहसास हो जाता है कि उसके दोस्त इंदर की वजह से उसकी नौकरी चली गई। इसीलिए रूबी जब अपने घर पे रहने लगती है, इधर इंदर जब उसके नंबर पे फ़ोन करता है तो रूबी उसका फ़ोन भी नहीं उठाती है। हालांकि जब फ़ोन नहीं उठाती है, इंदर कई बार रूबी से मिलने के लिए उसके घर पे भी जाता है, लेकिन रूबी उससे मिलने से भी इनकार कर देती है। लेकिन इंदर जब बार बार रूबी को परेशान करने लगता है, आखिरकार इस बात की जानकारी फिर से आनंद को मालूम चल जाता है। आनंद को जब ये मालूम चलता है कि रूबी उससे मिलना नहीं चाहती है और इंदर उससे बार बार परेशान कर रहा है, अब आनंद के अंदर ये शक पैदा हो जाता है कि इंदर रूबी से प्यार कर बैठा है, इसीलिए वो उसका पीछा कर रहा है। दरअसल आनंद को अब ये भी डर सताने लगता है कि कहीं रूबी इंदर की वजह से उसे न छोड़ दे। इसीलिए अब आनंद इंदर को इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। आनंद इंदर को इस दुनिया से हटाने का तय तो कर देता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता है कि अपने इस काम को अंजाम कैसे दे। इसीलिए अब आनंद एक प्लान बनाता है और इसी प्लान के तहत एक दिन जब रूबी से मुलाकात करता है, उससे कहता है कि तुम एक बार इंदर को मिलने के लिए बुलाओ, मैं उससे कुछ बात करना चाहता हूँ। लेकिन रूबी इसके लिए तैयार नहीं होती है, पर आनंद कैसे भी करके रूबी को तैयार कर देता है कि मैं सिर्फ उससे बात करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें पूरा यकीन दिलाता हूँ कि उसके बाद से इंदर तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। जब इतना दावे के साथ कहता है, आखिरकार रूबी भी आनंद की बातों में आ जाती है और फिर 15 जून को दोपहर के वक्त इंदर के नंबर पर फ़ोन करती है और मिलने के लिए चौक तिराहे पर बुलाती है। चूँकि रूबी इतने दिनों के बाद इंदर के नंबर पर फ़ोन करके मिलने के लिए बुलाती है, तो इंदर भी आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचता है और उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। पर इससे पहले कि इंदर रूबी से मिलने के लिए जाता है, इधर आनंद अपने प्लान के तहत अपने इस प्लान में अपने 4 दोस्तों को शामिल कर लेता है, जिसमें से एक का नाम है आलोक, दूसरे का नाम है अविनाश, तीसरे का नाम है गौरव और चौथे का नाम है विकास। दरअसल आनंद अपने इन 4 दोस्तों के साथ मिलकर के इंदर को इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। इधर 15 जून को शाम के वक्त जब इंदर रूबी से मिलने के लिए चौक तिराहे पे जाता है, उसके बाद से रूबी इंदर को लेकर के बगल के जंगल में चली जाती है। दरअसल इसी जंगल में इधर आनंद अपने सारे दोस्तों के साथ छुप करके बैठा हुआ था। रूबी और इंदर जब जंगल में एक दूसरे से बातचीत करते हुए जा रहे थे, तभी आनंद अपने 4 दोस्तों को लेकर पीछे से आता है और अचानक इंदर के ऊपर हमला कर देता है और फिर ये 5 मिल करके इंदर की बुरी तरीके से पिटाई करते हैं, जिसकी वजह से इंदर काफ़ी गंभीर अवस्था में वहीं पे गिर जाता है। पर इससे पहले कि इंदर अपने आप को संभाल पाता, ये 5 ही मिलकर इंदर की गला दबाकर हत्या कर देते हैं। इंदर की जब मौत हो जाती है, उसके बाद सब इंदर की पहचान छिपाने के लिए उसके डेड बॉडी पे पेट्रोल छिड़क करके
उसे आग के हवाले कर देते हैं और फिर उसका मोबाइल स्विच ऑफ करने के बाद अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। हालांकि ये सारा काम रूबी के सामने होता है, लेकिन रूबी भी उनको ना तो रोकने की कोशिश करती है और ना ही इस बारे में पुलिस को ही बताने की कोशिश करती है। इधर जब 1 सप्ताह का समय गुजर जाता है, इंदर का मोबाइल जब बंद हो जाता है, अपने घर वालों को फ़ोन नहीं करता है। इंदर के पिता राजाराम को लगता है कि शायद उसके बेटे का मोबाइल ख़राब हो गया होगा, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, वो ज़रूर कॉल करेगा। लेकिन 1 सप्ताह तक भी इंदर जब अपने घर वालों से बातचीत नहीं करता है, आखिरकार 22 जून को इधर राजाराम अपने बेटे को ढूंढते हुए लखनऊ उसके कमरे पे पहुंच जाता है। कमरे पे जब सारा सामान देखता है और पड़ोसियों से जब पूछताछ करता है, बावजूद इसके जब उसके बेटे के बारे में कुछ नहीं मालूम चलता है, आखिरकार 10 बजे के आसपास आशियाना थाने में चला जाता है। वाकई में रूबी जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, उसके बाद से पुलिस रूबी के तहरीर पे उसके प्रेमी आनंद और आनंद के ये चारों दोस्त, इन 5 को भी गिरफ्तार करके लाती है। पुलिस जब इन सबको गिरफ्तार कर लेती है, उसके बाद से अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन सबको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है सहेंद्र रवि पांडु। सहेंद्र रवि पांडु जो पलामू झारखंड प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं रमेश बघेल। रमेश बघेल जो ग्वालियर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं सैफ अली। सैफ अली जो सुपौल बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं प्रकाश सेमवाल। प्रकाश सेमवाल जो ऋषिकेश उत्तराखंड प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं नूर हसन अंसारी। नूर हसन अंसारी जो ईसुआपुर जिला छपरा बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं अब तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।